हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिराज शेख डेली स्टडी। आज गुडविल का लेक्चर नंबर 2 है जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करेंगे आज का। चलिए देखो, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको गुडविल के फॉर्मेट्स क्लियर करवाए थे। आज फिर से अपन एक बार गो थ्रू करते हैं। जो करने वाले सुपर प्रॉफिट मेथड करने वाले, फिर उसके बाद एक सम लेंगे जिसके अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड करेंगे और फिर गुडविल वाइंड अप होएगा। फिर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, गुडविल एंड शेयर्स दोनों कंबाइनेटिव है बैफ को। ये सेम टॉपिक एमकॉम में भी है, सेम टू सेम टॉपिक, एवरीथिंग इज सेम, सम सब सेम। तो एमकॉम को और टीवा बैफ को इट इज सिमिलर। गुडविल में आज जो हम लोग कवर करने वाले वो क्या कवर करने वाले हैं? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट का मतलब है जब एक कंपनी एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कमाती है उसे सुपर प्रॉफिट कहते हैं। एवरेज प्रॉफिट से ज्यादा कमाती है तब हम उसे क्या कहते हैं? सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो एक कंपनी अपना गुडविल का वैल्यूएशन 3 मेथड में करेगा। सबसे पहला मेथड का नाम है FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, या तो फिर इसका दूसरा नाम है एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड मेथड नाम है सुपर प्रॉफिट एंड द थर्ड मेथड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, 3 मेथड है। मैं सुपर प्रॉफिट करवा रहा हूं, उसके साथ ये भी साथ ही साथ हो जाएगा। मतलब अगर आपको सुपर प्रॉफिट आता तो आपको एवरेज प्रॉफिट तो आ ही जाएगा, ये दोनों साथ में होएगा। इसका सम बहुत कम है आपके सिलेबस में, एक दो सम है, बट सुपर प्रॉफिट पे ज्यादा सम है। कैपिटलाइजेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? अब जब भी आप गुडविल सॉल्व कर रहे हो तो आपको पहला देखना कि कौन से मेथड का गुडविल है। जब भी आप गुडविल सॉल्व करें तो देखना है कौन से मेथड का गुडविल है। सर वो कैसे पता चलेगा? तो उधर आपको एक सेंटेंस दिखेगा कि गुडविल कितने साल का परचेज है और कौन सा मेथड है, ऐसा सेंटेंस दिखेगा। गुडविल कितने साल का परचेज है और कौन सा मेथड है। इसलिए मेरा पहला सेंटेंस गुडविल फाइंड करने का वही है, गुडविल इज इक्वल्स टू डैश ईयर परचेज ऑफ डैश। अब ये डैश में क्या लिखना है? जितना साल बोला रहेगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, मतलब हमारा जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट का इतने साल का आएगा। 2 साल का गुडविल, 3 साल का गुडविल, 4 साल का, 5 साल का, कुछ भी हो सकता है। तो गुडविल कितने साल का परचेज और कौन सा मेथड, ये सेंटेंस पहला आपको देखना है। वो आपको सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड है या एफएमपी मेथड है, वो सेंटेंस ही बताएगा। किस एफएमपी से सॉल्व करना है, सुपर प्रॉफिट से सॉल्व करना है या कैपिटलाइजेशन से सॉल्व करना है, स्पेसिफाई रहेगा क्वेश्चन में। अभी जैसे ये क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है आपके टेक्स्ट बुक में, जो मैं अभी रेफर कर रहा हूं, उसमें पेज नंबर क्या है? 253, बराबर है, सम नंबर 11। इसमें आप देखो जरा वो लाइन किधर है। देखो पैराग्राफ के नीचे आपको, पैराग्राफ में दिखेगा जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, उसके नीचे आपको दिख जाएगा कि गुडविल कितने साल का परचेज और कौन सा मेथड है। दिया है क्या? मिला आपको? लास्ट लाइन देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इंडस्ट्री विच इज कंपनी रैंक इज 20%। ऑल्सो नोट दैट द कंपनी शेयर होल्डर जनरल मीटिंग दिया हुआ है और कुछ दिया है क्या? इन द अकाउंटिंग फॉर द 1 करोड़ स्पेशल फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट, कहीं पे भी नहीं दिया है। पैराग्राफ के स्टार्ट में दिया है कि देखो पहले लाइन पे दिया है, फर्स्ट लाइन पे कुछ दिया है क्या? पहले लाइन पे दिया रहेगा। जब लास्ट लाइन पे नहीं दिया है तो पैराग्राफ बैलेंस शीट के स्टार्ट पे आपको मिलेगा कि कितने साल का परचेज है और कौन सा मेथड है। क्या दिया है पहले लाइन पे? यस, पहले लाइन पे क्लियरली उसने मेंशन कर दिया कि गुडविल कितने साल का परचेज है। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ जीई लिमिटेड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। मिल गया अपने को, मतलब अपने को इतना समझ में आया कि गुडविल 3 साल का परचेज है और कौन सा मेथड है? सुपर प्रॉफिट मेथड है। अब जब ये पता चल गया है तो इसका सेकेंड लाइन भी आप लिख सकते हो, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, 3 इंटू एसपी। सर अगर इधर एवरेज प्रॉफिट बोला रहता तो 3 इंटू एवरेज प्रॉफिट लिखता। कैपिटलाइजेशन बोलता तो कैपिटलाइजेशन का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, वो समझ आएगा तो सेंटेंस मिलेगा,
कि गुडविल टू बी कैपिटलाइज मेथड, ऐसा बोला रहेगा तो उसके अंदर फॉर्मेट थोड़ा सा बदलेगा, चीजें यही होगी, मेथड थोड़ा सा अलग होगा। क्लियर? यहाँ पे मुझे पता चला 3 इंटू एचपी, मतलब जब एचपी मिल जाएगा तो अपने को गुडविल भी मिल जाएगा। अंडरस्टूड? तो अब मुझे एसपी फाइंड करना है, यानी कि सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। और सुपर प्रॉफिट का मतलब है कि आप एवरेज प्रॉफिट से कितना ज्यादा कमा रहे हो, दैट इज एफएमपी माइनस एनपी। समझ में आया क्या? तो आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट है उससे जितना ज्यादा आप कमाते हो उसे आप क्या कहते हो? सुपर प्रॉफिट कहते हो, दैट इज एफएमपी माइनस एनपी। इफ ये क्वेश्चन रहता एवरेज प्रॉफिट का तो यहां पे मैं लिखता एफएमपी, क्योंकि मुझे एफएमपी चाहिए ना, और एफएमपी फाइंड करने का फॉर्मूला इधर नीचे ही लिखा है मैंने, एफएमपी इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। तो खाली इतना ही सॉल्व करते, आंसर लाते, इधर लिखते एवरेज प्रॉफिट हो गया रहता। समझ में आया? मतलब अगर ये एवरेज प्रॉफिट मेथड होता तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट की जगह पे एवरेज प्रॉफिट लिखता, और एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे एफएमपी हमेशा रहेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिक समझा? मतलब यहाँ पे जो भी प्रॉफिट लिया जाएगा वो आफ्टर टैक्स लिया जाएगा। कमिंग टूवर्ड एफएमपी तो मिल गया, एनपी फाइंड करना है। तो एनपी के लिए फॉर्मूला क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। अंडरस्टूड? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100 करना है, बट कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? असेट माइनस लायबिलिटी से। ठीक है, कंसेप्ट बैठ गया दिमाग में। अब इस क्वेश्चन में देखते अपने को बैलेंस शीट बना के दिया है। सबसे पहला फोकस अगर मुझे ऐसे मेथड पे करना है तो आई विल बी सॉल्विंग कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि वो सबसे इजी रहता है। तो बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटीज दिया है। अब पैराग्राफ में रीड करता हूं क्या दिया है कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड। तो पैराग्राफ में आपको पहला इंफॉर्मेशन दिया है, द प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 4 ईयर हैज बीन। प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट का काम तो एफएमपी में, प्रॉफिट का काम एफएमपी में, कैपिटल एम्प्लॉयड में नहीं है। और मैं अभी फोकस किस पे करने वाला हूं? कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि जब सुपर प्रॉफिट आया ना तो इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है। एडजस्टमेंट अगर आया भी तो इधर आएगा, इस पे बहुत कम एडजस्टमेंट होता है। तो पहले ये सॉल्व करके फिनिश कर लो। चलो, तो पहला तो प्रॉफिट से अपना कोई लेन देन है नहीं। द रेट ऑफ इनकम टैक्स फॉर द अकाउंटिंग ईयर 12, 13 13 14 इज विल बी 35%। ठीक है भाई, अच्छी बात है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। इन अकॉर्डिंग टू 2009 एंड 10 द कंपनी अर्न एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ऑफ 1 करोड़ ड्यू टू स्पेशल फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है भाई, तूने कुछ प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट की बात एफएमपी से रिलेटेड है, इधर इससे कोई लेन देन तो नहीं है। उसके बाद इन अगस्त 2010 देयर वाज एन अर्थक्वेक ड्यू टू व्हिच कंपनी लॉस्ट द प्रॉपर्टी वर्थ 50 लाख। कुछ भूकंप आया, प्रॉपर्टी में लॉस हुआ। अभी लॉस हुआ बोलना चाह रहा है, मतलब वो एफएमपी से रिलेटेड बात करना चाह रहा है, इससे रिलेटेड बात नहीं कर रहा है वो। उसने क्या बोला, 2010 में कुछ भूकंप आया और कंपनी का कुछ प्रॉपर्टी नुकसान हो गया। तो प्रॉपर्टी नुकसान हो गया तो लॉस ही हो गया ना, प्रॉपर्टी गया ऐसा थोड़ी बोल रहा है, लॉस हो गया 2010 में ना, उसका इस साल के कोई लेन देन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते। And the insurance policy did not cover the loss due to earthquake. All right, 9% non-trading investment appearing in the above mentioned balance sheet were purchased at par by the company in 1st April 2011. 9% non-trading investment, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको बैलेंस शीट के अंदर ना आपको इन्वेस्टमेंट दिखेगा, आपको बैलेंस शीट में एक इन्वेस्टमेंट दिखेगा असेट साइड पे। अब उसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट दिया है कि वो जो इन्वेस्टमेंट है वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। जब वो नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, तब आप इसके अंदर उसे लेने वाले नहीं हो। मतलब यहां पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। जो बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है वो लिखेंगे, जो बिजनेस का नहीं है वो नहीं लिखेंगे। समझ में आया क्या? क्लियर है? जब मैं असेट्स का वैल्यूएशन करता हूं तो इन्वेस्टमेंट नॉर्मली लेता हूं मैं, बट क्योंकि नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट तो लिया नहीं जाएगा। समझ में? सर ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहेगा तो आएगा, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है नहीं आएगा। अंडरस्टूड? पक्का? चलिए बढ़ेंगे आगे। मतलब एक एडजस्टमेंट इससे रिलेटेड आ गया है। आगे 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 क्या दिया है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इंडस्ट्री विच द कंपनी इज एंगेज इज 20%। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन में जब भी कोई परसेंटेज दिया है तो वो एनआरआर होगा, आरआरआर होगा, एसआरआर होगा। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, नाम अलग अलग है, काम एक ही है। परसेंटेज मतलब यही है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, स्टैंडर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रीजनेबल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ भी बोला है, परसेंटेज मतलब यही है। यहां पे 20% बोला, मैंने 20% लिख लिया।
ऑल्सो नोट दैट द कंपनी शेयर होल्डर इन द जनरल मीटिंग, कुछ उन्होंने नया रिजोल्यूशन पास किया जिसमें डायरेक्टर को कुछ 50 लाख रुपया देने का है पूरे साल का, और कुछ है क्या नहीं। मतलब सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट था असेट से रिलेटेड, बाकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था। तो चलिए ठीक है, फिर पहले असेट्स की तरफ चले जाते। असेट्स में देखो क्या क्या असेट्स आपको क्वेश्चन में दिया है। असेट पे जाओ, सबसे पहला असेट क्या है, मशीनरी, गुडविल। अच्छा पहला तो है गुडविल। क्या गुडविल के वैल्यूएशन में गुडविल लिया जाएगा? अब मैं गुडविल ही वैल्यू कर रहा हूं ना, तो गुडविल के वैल्यू में गुडविल लिया जाएगा क्या असेट साइड पे? नहीं, तो गुडविल के वैल्यूएशन में कभी भी गुडविल लिया नहीं जाएगा। असेट साइड पे जाता हूं, असेट में सबसे पहला है गुडविल, लिया नहीं जाएगा। उसके बाद क्या है जी, लैंड एंड बिल्डिंग, बराबर है। तो यहां पे लैंड एंड बिल्डिंग कितना है जी, 1850। अमाउंट लैक्स में दिया है क्या, देखो जरा क्वेश्चन में। यस, अमाउंट्स आर गिवन इन लैक्स, तो अपने को इसको लैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बराबर है। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख लिया 1850, लैक्स में कितने जीरो आते हैं, 5 जीरो। समझ में? अगर अभी आपको लिखना है तो ठीक है, ये तो बाद में जीरो ऐड करेंगे तो भी चलेगा। 1850 लिखा तो भी कोई इश्यू नहीं, बाद में हम अमाउंट को लैक्स में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग के बाद क्या है, मशीनरी। चलिए मशीनरी का वैल्यू 3760। फिर उसके बाद फर्नीचर कितना है जी, 1015, बराबर है। उसके बाद क्या है, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, बराबर है। पेटेंट एंड ट्रेडमार्क कहीं ना कहीं बिजनेस के लिए असेट्स है, असेट्स में आ जाएगा पेटेंट एंड ट्रेडमार्क। कितना है, क्या सिर्फ 32? चलिए फिर 32। नेक्स्ट उसके बाद स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट था क्या इनके ऊपर? नहीं जी। स्टॉक कितना है, 873। उसके अलावा नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट लेना नहीं था। डेटर्स तो लिखना ही पड़ेगा। डेटर्स कितना है, डेटर्स 614। फिर उसके बाद कैश कितना है, 546। उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, बोगस असेट नहीं लेते आप, समझ में? तो असेट्स के मामले में इतने ही टोटल आपके असेट्स आ जाएंगे, बराबर है। टोटल भाई इसका टोटल ले लो असेट्स का, बाद में फुर्सत में लेते। लायबिलिटी साइड पे चले जाते। लायबिलिटी साइड पे क्या लेंगे, तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज। तो सबसे पहला मुझे दिख रहा है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ब्रैकेट में नेट वैल्यू दिया हुआ है। एक्सटर्नल लायबिलिटी, प्रोविजन ऑफ टैक्स कितना है, 22। और उसके बाद ट्रेड पेबल या तो क्रेडिटर्स जो भी रहेगा, ट्रेड के क्रेडिटर्स है कितना है, 568। उसके अलावा क्या है, उसके बाद सरप्लस प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, कैपिटल, ये सब चीजें इधर आएगी क्या, नहीं। मतलब लायबिलिटीज में तो इतना ही है। इसका टोटल, एक जन असेट का टोटल, एक जन लायबिलिटीज का टोटल। अच्छा वेरी गुड, क्या फास्ट टोटल किया रे, 590 आएगा। ऊपर वाले का 8690। मुझे फाइंड करना है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है असेट माइनस लायबिलिटीज। असेट माइनस लायबिलिटीज करो, 8100। 8100 कैपिटल एम्प्लॉयड, इसका 20% कैलकुलेट कर लो, 1620। 810 का डबल। समझ में आ गया भैया? देखो वो कितना सिंपल था। जब भी सुपर प्रॉफिट आए तो पहला उसके ऊपर फोकस करो, वो सिंपल है, फटाफट हो जाएगा। तो भाई एनपी आ गया 1620। अब एफएमपी पे सॉल्व करते तो इसी के ऊपर एडजस्टमेंट दिया है। आप देखो क्वेश्चन में ना अपने को ना 4 साल के प्रॉफिट दिए गए, 2010, 11, 12, 13, और इसी के ऊपर एडजस्टमेंट्स भी है, बराबर है, दिया ना। तो यहां पे अपने 4 साल का प्रॉफिट डिवाइड बाय 4 करना है, बट क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया था प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर 4 इयर्स। मतलब मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है। पहला ईयर एंड क्या है, ईयर एंड है 31 मार्च, मतलब 2010 में साल खत्म हो रहा है, फिर चालू आ रहेगा 2009 में, बराबर है। पर्टिकुलर मैं नॉर्मली प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कर सकता हूं, बट इसको ऐसा क्यों करा, बिकॉज इनके ऊपर ना एडजस्टमेंट है। अगर एडजस्टमेंट नहीं रहता ना प्रशांत, हम क्या करते, एडजस्टमेंट नहीं रहता तो 4 साल का प्रॉफिट है, 4 साल को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, सिंपल खत्म। बट क्योंकि
इधर एडजस्टमेंट है और वो भी पर्टिकुलर ईयर के ऊपर एडजस्टमेंट है। 2009 के प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट है, 2011 के प्रॉफिट के ऊपर, वो पर्टिकुलर ईयर में बोला है। इसके लिए हम एवरेज नहीं निकाल रहे, हम क्या करें, जिस साल का प्रॉफिट या जिस साल के प्रॉफिट पे एडजस्टमेंट है उसको उस साल एडजस्ट करेंगे। हाँ बोल, एवरेज निकाल के ना, मैं बता रहा था, वही बोल रहा तेरे दिमाग में बेटा सर एवरेज निकालो बाद में सॉल्व करो ना, बराबर है। ऐसा कब होता, जब एडजस्टमेंट ना एवरेज प्रॉफिट पे, कोई ईयर स्पेसिफाई नहीं होता। इधर ईयर स्पेसिफाई कर दिया कि इस साल के प्रॉफिट में ऐसा हुआ, उस साल के प्रॉफिट में ऐसा हुआ, इसलिए मैं एवरेज निकाल के एडजस्टमेंट नहीं सॉल्व कर सकता। उससे डिफरेंस आता है। उससे डिफरेंस आने का रीजन है कि अगर आप एवरेज निकालते हो तो वो जो अमाउंट है वो भी एवरेज ही माइनस होएगा। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं कि मेरे को इधर है ना 10,000 सैलरी देना था, इधर 20,000 सैलरी देना था, इधर 10,000 सैलरी देना था, बाद में सैलरी नहीं देना था। तो मैंने ये कितने साल का सैलरी दिया, 3 साल का दिया है, बट एवरेज में कितना साल डिवाइड हो रहा है, तो इनका सैलरी का फर्क हो गया ना, 10, 20, 30 और 40। तो 40,000 डिवाइड बाय 4 तो 10 साल हर साल आएगा, जबकि इस साल के प्रॉफिट में सिर्फ 20,000 आना चाहिए। उधर तो है ही नहीं, उधर भी एक्सपेंसेस का प्रॉफिट में डिफर आएगा ना। इसके लिए अगर वो पर्टिकुलर ईयर बोला है तो आपको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करना है। अगर पर्टिकुलर ईयर नहीं बोला है तो आप एवरेज निकाल के एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि वो एवरेज अजम्पशन है। तो 2009-10, 2010-11, 2011-12 और कितने साल का दिया भाई, 13 तक दिया है, 2012-13, इतने साल का अपने को प्रॉफिट दिया है। और वो जो प्रॉफिट दिया वो दिया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले साल में कितना दिया जी, 3190, अमाउंट इन लैक्स है। फिर इधर 2500, फिर 3108, फिर 2900। हमने प्रॉफिट लिख लिया, टोटल प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर डिवाइड करने वाला ही था, बट एडजस्टमेंट ऐसा आया, क्या बोला गया, द इनकम टैक्स का रेट इस साल 2013-14 का जब कैलकुलेशन कर रहे हो, इस साल 35% लेना पड़ेगा। हम बाद में फुर्सत से सॉल्व करेंगे। इन द अकाउंटिंग ईयर 2009 एंड 10, भाई कहा, इस साल के प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट है कि इस साल का जो आपको प्रॉफिट आया है 3,190 रुपए, इसके अंदर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट आ गया। क्या बोला उसने, द कंपनी ऑन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ऑफ 1 करोड़ ड्यू टू स्पेशल फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट। म्हणजे क्या इसका, इस प्रॉफिट के अंदर 1,000 रुपए, सॉरी 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ में कितने जीरो रहते हैं जानवी, जानवी 1 करोड़ में कितने जीरो रहते रे, कितने जीरो है, 7। अमाउंट इन लैक्स है तो डिवाइड बाय लैख कर दो, लैख में 5 जीरो होते, एक 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 एक, मालूम ना मैं करने वाला ही था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बराबर है। लाख से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 1 करोड़ मतलब 100, क्योंकि आप ये अमाउंट इन लैक्स लिख रहे हो ना, इसलिए तो बोल रहा है इसमें 100 अजम्पशन, 100 रुपया इसके अंदर ऐसा है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मतलब इस साल के प्रॉफिट में जानवी ऊपर वाले ने चमत्कार किया। चमत्कार क्या कि भाई ये ले 100 रुपए फ्री में, तो क्या वो कंपनी का प्रॉफिट है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। नॉर्मल बिजनेस कर रहा था अचानक में मिल गया, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं इसे, एबनॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल था ही नहीं है मेरे लिए, तो अचानक में आ गया प्रॉफिट, तो कंपनी इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट ट्रीट करके बिजनेस का प्रॉफिट है, बिजनेस को ही मिल रहा है, एवरीथिंग एक्सेप्टेड। बट अगर ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट ये होता क्या, अगर ये 100 रुपया मेरे प्रॉफिट में नहीं आता तो मेरा प्रॉफिट ये रहता क्या, नहीं, मेरा प्रॉफिट क्या रहता, 100 रुपया कम होता कि नहीं। मतलब अगर ऊपर वाले ने चमत्कार नहीं किया रहता तो मेरा प्रॉफिट 100 रुपया कम होता, कितना होता, 3090 होता। बोला है ना उसने 2009-10 का जो प्रॉफिट है उसके बारे में क्या बोला है, इन अकाउंटिंग ईयर 2009-10 कंपनी ऑन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम ऑफ 1 करोड़। तो इसका मतलब इसके अंदर 100 करोड़ रुपया इंक्लूडेड है ना, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट 100 रुपए। इसको नहीं देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट सिर्फ इधर हुआ है, इधर नहीं हुआ है ना, इसके लिए हमने एवरेज नहीं निकाला है।
अगर ये उसने बोला रहता कौन से साल का पता ही नहीं है, तो हम एवरेज निकालते फिर 100 करोड़ माइनस करते डायरेक्ट। क्यों? क्योंकि अजम्पशन लगाते ना उस टाइम पे, क्योंकि उसने कोई ईयर ही नहीं बोला है, तो हम इसका एवरेज निकालते हो फिर ये एडजस्टमेंट सॉल्व करते जो तेरे दिमाग में बैठा था। बेटा समझ में आया अभी? मतलब ये कब होता है? जब स्पेसिफाई नहीं रहता है, तो अपन इन सब को ऐड करते, माइनस करते एवरेज, और फिर ये जैसा एडजस्टमेंट एक एक करके सॉल्व करते, माइनस प्लस जो होता वो होता। क्लियर? आगे क्या दिया जानवी? आगे दिया था इन अगस्त 2010, अगस्त 2010 सर इधर मिला नहीं रे, मार्च में खत्म हुआ है, ये अप्रैल में चालू हुआ, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 2010 इधर आएगा, मतलब इस साल के प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट है। क्या बोल रहा है भाई? इस साल भूकंप आया और कंपनी को कुछ लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 50 लाख का, 50 लाख का लॉस हुआ है। इसका मतलब हमने वो माइनस किया रहेगा ना, 50 लाख लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ तो आपने प्रॉफिट कम दिखाया रहेगा ना। क्या है भाई? मेरे को तो इधर 25 ही प्रॉफिट हुआ, 50 लाख का तो भूकंप ने ले लिया मेरा लॉस। अगर भूकंप नहीं आता तो इसका प्रॉफिट ये रहता क्या? इसका प्रॉफिट कितना रहता? और 50 लाख ज्यादा रहता। मतलब हम इसे कहते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या करेंगे? ऐड करेंगे अर्थक्वेक लॉस। कितना जी? 50 लाख, अमाउंट इन लैक्स ही है ना, तो ये ऐड होगा। इधर होएगा नहीं, इधर होएगा नहीं। समझ में आया क्या? पक्का समझा? पुढे जाता है, पुढे कुछ दिया है क्या? डिड नॉट बोला भी है, लॉस वाइज कुछ रिकवरी नहीं है। 9% नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट appearing in the above mentioned balance sheet were purchased at a par by the company on 1 अप्रैल 2011। ये क्यों ऐसा बोला? 1 अप्रैल 2000 मतलब यहाँ पे इस साल परचेज किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि शेयर्स में भी काम आएगा। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जब हम करेंगे तब क्या होने वाला है कि भाई हमने एक इन्वेस्टमेंट खरीदा तो वो नॉन ट्रेडिंग है। नॉन ट्रेडिंग मतलब वो बिजनेस का नहीं है, पर्सनल है ना वो, तो उसका प्रॉफिट बिजनेस का होगा क्या? किसका रहेगा? पर्सनल रहेगा। क्या आपने इधर बैलेंस, इधर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो उसका इनकम इधर दिखा सकते हैं क्या? जब मैं इन्वेस्टमेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट रहूंगा तो उसका इंटरेस्ट आएगा, जब इन्वेस्टमेंट नहीं तो उसका इनकम नहीं। इन्वेस्टमेंट लिया इनकम लेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लिया इनकम नहीं लेंगे। समझा क्या? जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो उसका इंटरेस्ट इधर क्यों लिखा रहे आप? अब मैंने 2011 से इन्वेस्टमेंट किया है, इसका मतलब इधर प्रॉफिट उसके अंदर दिखाया रहेगा। मैंने इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट जनरेट हुआ, ऐड करो। इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट जनरेट हुआ, ऐड करो। अब हम क्या करेंगे भाई? माइनस करेंगे। क्यों जी? क्योंकि वो जब हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं तो उसका इनकम भी हमारा नहीं। यहां पे माइनस होगा क्या? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना माइनस होगा? तो इन्वेस्टमेंट था कितने का? देखो बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने का है? इन्वेस्टमेंट 600 लैक्स। तो 600 लाख का 600 लैक्स का कितना परसेंट है? 9% है। तो 600 लाख का 9% मतलब 54, 6 9 54 ना, तो 54 लैक्स अपना ब्याज है हर साल। इस साल भी, आने वाले साल में भी। हमने इन्वेस्टमेंट अप्रैल में किया तो इधर पूरे साल का इंटरेस्ट इधर तो कंटिन्यू चल ही रहा है, 2013 में भी अपने पास ही है। मतलब यहां पे इंटरेस्ट कितना आया? 54 माइनस 54 माइनस। समझ में आया? सबर अली इन्वेस्टमेंट बेचा क्या? 2011 में खरीदा, 12-13 बैलेंस शीट का डेट देखो क्या है? व्हाट इज योर बैलेंस शीट डेट? 2014 चल रहा है, 13 तक है। 13-14 इस साल भी अपने बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिख रहा है। इस साल का प्रॉफिट दिया नहीं, अगर दिया तो इस साल भी हम इंटरेस्ट माइनस करते। बात समझ में आया? इस साल तो मैं बिजनेस ही बेच रहा हूं ना, इस साल भी मुझे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, पर प्रॉफिट नहीं मालूम है अपने को। क्लियर? तो इधर दिया तो इधर भी कंटिन्यू होगा ही ना। वो इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं, अगर बेच दिया रहता तो इधर इंटरेस्ट कम हो जाता, या तो इंटरेस्ट ही नहीं आता। बैठा दिमाग में? पक्का? टैक्स मालूम है? और कोई एडजस्टमेंट है क्या? देखो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कंपनी का दिया है। Also note that the company shareholder in the general meeting have passed a resolution sanctioning a director additional remuneration of 50 lakhs every year beginning from academic year 2013-14। भाई इसके बाद के साल से अपने को डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देना है। मतलब इसके बाद का, इस साल की कोई प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट किया नहीं, इतना ही है यहाँ पे। बराबर? चलिए ठीक है। अब हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। जो आंसर आएगा इसे कहूंगा नेट प्रॉफिट। सर टैक्स है, मैंने कहा एवरेज क्यों हर अलग निकालेंगे? क्योंकि टैक्स तो सबको ही देने का है।
तो हम लोग इधर एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद टैक्स को माइनस करेंगे, क्योंकि टैक्स हर साल 30% है, 35% जो भी है, तो एवरेज निकाल सकते हो, या तो आपको इधर निकालना है तो भी चलेगा। क्लियर? मैं डायरेक्टली एवरेज निकालूंगा, तो 3190 माइनस 100 करोगे 3090, प्लस करोगे 2550, माइनस करोगे 54, माइनस करोगे 54, 2954, 3054, हाँ 1 है ना यहाँ पे, 3954, 3054 पक्का है? माइनस कर दो 50 इसमें से, 2846, 2846 बराबर है। अब मुझे प्रॉफिट मिल गया है, यहां पे आऊंगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर, तो आप यहीं पे ले लो। अच्छा टैक्स माइनस करने का इधर ही, बाद में माइनस करता ना एवरेज निकाल के, चलेगा ना? आपको इधर सबका टैक्स माइनस करना है तो चलेगा, कोई इशू नहीं, बट इधर मैं बोल रहा हूं टोटल करो, सबको प्लस करो, डिवाइड बाय 4 कर दो। सबको प्लस करके बोल रहे हो, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये डिवाइड बाय 4 करके कितना आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2885 आया, बराबर है। अब ये चीज मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, जरा ध्यान देना। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मुझे आया 2885, बराबर है। इसमें माइनस करने वाला हूं मैं डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, 2013 से उसको अपने को डायरेक्टर को रेम्यूनरेशन देना है ना 50 लाख रुपए, तो लेस रेम्यूनरेशन कितना जी? 50 लाख। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स अब आ जाएगा 2835, ये समझा? माइनस करूंगा इसके अंदर में टैक्स, कितना परसेंट? 35%। तो 2835 का 35% निकालो, कितना आ रहा है? 2835 का 35% वैल्यू 992.3 ले लू क्या? 25 है, 25 है तो 2 रहने दो, 0.25 है ना, 992.5 है ना, 2 के बाद क्या है? 0.5 है, 2 25 पैसा है ना, तो इग्नोर करो। तो यहां पे ले लो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कितना है जी? माइनस करने के बाद 1843, समझ में आ गया? तो यहां पे टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स ऑलरेडी कर दिया, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स कितना आया? 2885, फॉर्मूले के हिसाब से गए अपन, माइनस डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन देने का था जो इस साल से देने वाले, माइनस एक्सपेंस है ना, तो माइनस ही करोगे, पक्का? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में टैक्स माइनस किया आफ्टर टैक्स। डाउट है प्रशांत कुछ? पक्का? इधर एफएमपी आ गया 1843, माइनस करेंगे तो एसपी आ जाएगा, कितना है जी? कितना? 223, 3 इंटू 223 मल्टीप्लाई 966, 690, 669, मतलब 670। अगर आपको आंसर दिया, मेरे को मालूम नहीं कितना दिया है, कितना दिया आंसर रहेगा? ऑलमोस्ट वही आसपास रहेगा, क्या है? आप लोग को मिला तो हो गया जमा, नहीं कितना दिया है? 669 दिया है ना, बराबर। अमाउंट इन लैक्स है, बात समझ में आ गया? पक्का समझा कैसे कॉन्सेप्ट से क्लियर है क्या? पक्का? और एक सम करना है, पक्का? चलिए और एक सम कंप्लीट। टेक्स्ट बुक में मेरे पास जो है उसमें पेज नंबर 256 सम नंबर 13 वर्दी लिमिटेड, और नया टेक्स्ट बुक है उसमें सम नंबर 243 पे सम नंबर 10। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। The balance sheet of Worthy Limited as on 31st March 2014 was as under। बैलेंस शीट बना के दिया है, अच्छी बात है। मुझे क्या ढूंढना है मालूम है प्रशांत? मुझे ढूंढना है जानवी कि भाई कितने साल का परचेज और कौन सा मेथड, बस ये ढूंढना है। तो इसके लिए अपने को देखना पड़ेगा लास्ट लाइन में कुछ दिया, क्योंकि पहले लाइन पे तो कुछ ऐसा दिया नहीं था। कंपनी का प्रॉफिट वगैरह कुछ दिया, आफ्टर टैक्स इनकम टैक्स कुछ कुछ दिया होगा। मेरे को ढूंढना है कि गुडविल, तो देखो वहां पे दिया यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ द बेसिस ऑफ सिंपल एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 5 years। इसका मतलब क्या है कि आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया है, बट गुडविल का वैल्यूएशन कितने साल का है? 3 times ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहां पे मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा गुडविल 3 times ऑफ सुपर प्रॉफिट, दैट इज 3 into SP।
पर मेरे को एसपी माहिती है क्या? नहीं सर, एसपी का फॉर्मूला एफएमपी माइनस एनपी। सर एफएमपी भी नहीं माहिती है, एनपी भी नहीं माहिती है। एफएमपी का है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स, एनपी का है कैपिटल एम्प्लॉयड एनआरआर अपॉन 100, म्हणजे कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटीज। तो सबसे पहला काम जब भी ऐसा मेथड आएगा तो जानवी क्या करते हैं अपन? असेट माइनस लायबिलिटीज करते हैं। तो देखते हैं अपने को इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या। प्रॉफिट दिया था 31 मार्च 2010 इंक्लूडेड, अच्छा है वो छोड़ो। एस on 31st March 2014 fixed asset were worth for 10% above the book value, मतलब जितने भी फिक्स असेट है, जितने भी फिक्स असेट है 10% बुक वैल्यू से ज्यादा मिलेगा। अच्छी बात है। इनकम टैक्स का रेट दिया 30%। एनआरआर, अरे ये तो अपना आरआरआर हो गया। कितना परसेंटेज है यहाँ पे? 16%, 16 अपॉन 100। पुढे जाता है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी अज्यूम एज एन एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, वो एक सम लूंगा मैं, उसके अंदर एक्सप्लेन करूंगा। जो आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हो ये क्लोजिंग कैपिटल होता है, और क्लोजिंग कैपिटल को वो एवरेज ही समझता है। एवरेज का मतलब होता है कि डिवाइड बाय 2। हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड जब भी आप लेते हो ना तो उसे डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। सर आपने पिछले सम में तो नहीं किया। अज्यूमिंग कि जो मेरा क्लोजिंग कैपिटल है वही मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसलिए मेरे को उसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर ये क्लोजिंग कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड को डिवाइड बाय 2 करके उसे एवरेज बनाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे लिया जा रहा है। जब ये एवरेज प्रॉफिट पे लिया जा रहा है तो कैपिटल एम्प्लॉयड भी एवरेज लेना पड़ता है। नहीं करेंगे डिवाइड बाय 2, क्योंकि उसने क्लियरली बोला है कि क्लोजिंग कैपिटल ही एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। इसके पहले के सम में भी ऐसा कुछ बोला नहीं था। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड किया था तो हमने इसे अज्यूम किया था जो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड है वही मेरा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो उधर डिवाइड बाय 2 ने, और इधर भी मैं करूंगा तो वो मैं अजम्पशन पे लूंगा ये मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड क्लोजिंग ही है। मतलब अगर क्वेश्चन में बोला है कि क्लोजिंग कैपिटल एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो अपने को जो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में उसने स्पेसिफाई कर दिया क्लोजिंग कैपिटल एवरेज है, नहीं बोलता है तो हमारा अजम्पशन है क्लोजिंग कैपिटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड एवरेज ही है। क्लियर? पक्का 100%। चलिए बढ़ते आगे। उसके बाद नहीं, मतलब एक ही एडजस्टमेंट है असेट्स के ऊपर, और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं। जितने भी असेट है किस पे वैल्यू करने बोल रहा है वो? 10% अबाउट द बुक वैल्यू ओनली। कौन सा असेट्स? सारे फिक्स असेट, बराबर। तो सारे फिक्स असेट में कौन से असेट से देखो जरा, तो मेरे हिसाब से फ्री होल्ड प्रीमाइसेस दिख रहा है, प्लांट दिख रहा है, फर्नीचर दिख रहा है, ये है ना? कहां चला गया भाई सम? सम चलो वर्दी वाला है ना? चलिए सबसे पहला मेरे को दिख रहा है फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, ये मेरा फिक्स असेट है। उसके बाद प्लांट दिख रहा है, फिक्स असेट है। फर्नीचर दिख रहा है, फिक्स असेट है। मोटर कार फिक्स असेट। स्टॉक नहीं, डेटर्स नहीं, कैश नहीं। इन सब को छोड़ के जितने भी फिक्स असेट है एडजस्टमेंट बोला है 10% अबाउ। इन शॉर्ट एक को 10% लेने की बात कर रहा है वो, तो यहां पे मैं लिख दूंगा असेट्स। असेट्स के अंदर कौन से असेट्स लेंगे भाई? सबसे पहला है तुम्हारा फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, बराबर है। तो फ्री होल्ड प्रीमाइसेस कैट लो, तो जो भी वैल्यू दिया है उसको इनटू 110% निकालो डायरेक्टली, या तो फिर जो भी है प्लस 10% करो तो भी चलेगा। तो कितना आ रहा है बताओ जरा? 3 लाख है तो 3,30,000 हो जाएगा। क्या बात है, सही जा रहे हो। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी, मतलब प्लांट ही दिया है। चलिए कितना है प्लांट का वैल्यू? देखो प्लांट का वैल्यू आपको दिया है 3 लाख। 3 लाख का सेम आ जाएगा 3,30,000, 10% ही बढ़ाना है ना। फिर उसके बाद क्या दिया है? फर्नीचर कितना है जी? फर्नीचर 2,20,000, मतलब 2 लाख है, 2,20,000 हो जाएगा ना वो। नेक्स्ट उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है जी? मोटर कार कितना है जी? 50 का 55 हो जाएगा। स्टॉक जैसा दिया है वैसे, इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है? जितना दिया उतना ही लिखना पड़ेगा, 2,50,000। उसके बाद डेटार कितना है? डेटार 3,50,000। उसके बाद रोकड़ा कैश कितना है? 50,000। થઈ ગયું। હવે टोटल करवाનું છે तो बाद में કરી लो। लाइबिलिटी की तरफ जाते, कोई एडजस्टमेंट लाइबिलिटीज पे नहीं दिया है। कोई एडजस्टमेंट है क्या लाइबिलिटीज पे? नहीं। तो जितने भी लाइबिलिटीज है सब ले लेते। क्या क्या लाइबिलिटीज के अंदर है जरा चेक करते। तो लाइबिलिटीज में अकाउंट पेबल 10% जनरल रिजर्व, वही है ना?
10% डिबेंचर, जनरल रिजर्व इग्नोर होगा, सिक्योरिटीज इग्नोर होगा, इक्विटी शेयर इग्नोर होगा, प्रेफरेंस शेयर इग्नोर होगा। मतलब दो ही चीज आने वाला है यहाँ पे लाइबिलिटीज के अंदर। पहला क्या है, तो पहला 10% डिबेंचर, सॉरी डिबेंचर बाहर वाले का लोन हो गया ना, 10% डिबेंचर कितना है जी, 2 लाख। उसके बाद क्या है भाई, और डिबेंचर के बाद आपको दिया है अकाउंट पेबल यानी कि क्रेडिटर्स, अकाउंट पेबल कितना है 2,50,000 और कुछ नहीं भाई। एक जन इसका टोटल ले लो, एक जन असेट का टोटल ले लो, बढ़िया हो जाएगा फटफट। हाँ हाँ मेरे को मालूम था तू ये करके बैठा रहेगा। 4,50,000 जानवी 15,85,000 भाई असेट मिल गया, लाइबिलिटीज मिल गया, वेरी सिंपल। असेट है 15,85,000 माइनस 4.5 लाख, माइनस करेंगे 11,85,000, अरे तो 50 है इधर, 35,000 ये मिल गया भाई, ये भी मिल जाएगा। 11,35,000 का 16% कितना आ रहा है 600 भाई। एनपी मिल गया 1,81,600 बराबर। अब अपने को कुछ प्रॉफिट वगैरह दिया है, जरा देखते हैं उससे रिलेटेड क्या एडजस्टमेंट दिया है। अब ये जो प्रॉफिट दिया है ये सब आफ्टर टैक्स दिया है। पहली बात तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आफ्टर टैक्स को बिफोर टैक्स कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर काहे ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि एडजस्टमेंट ना है पर्टिकुलर ईयर के ऊपर। अगर पर्टिकुलर ईयर पे नहीं होता तो भाई अपने को आफ्टर टैक्स चाहिए। सर क्यों ज्यादा मगजमारी कर रहे हैं आप, समझा आपको। यहाँ पे पर्टिकुलर ईयर के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए अपने को जो प्रॉफिट दिया है उसको बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट सॉल्व करना पड़ेगा, टैक्स माइनस करना पड़ेगा एंड देन उसका एवरेज निकालना पड़ेगा। जो अभी हम लोगों ने मगजमारी किया था सेम ये सेम चीज शेयर्स में भी आता है। जो अभी गुडविल करवा रहा हूं अभी शेयर्स भी चालू करेंगे, और शेयर्स में भी गुडविल अगर कैलकुलेट करने बोलेगा आप सुपर प्रॉफिट, तो ये पूरा वो करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। शेयर्स में भी वो बोलेगा ना गुडविल का वैल्यूएशन निकालना है और गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट मेथड से निकालना है, तो उस केस में गुडविल पहले सॉल्व करना पड़ेगा, फिर शेयर्स के असेट्स में, क्योंकि शेयर्स के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड ही आता है खाली और कुछ नहीं होता है। शेयर्स के अंदर दो मेथड है, एक कैपिटल एम्प्लॉयड मेथड है और एक प्रॉफिट मेथड है। लेकिन प्रॉफिट मेथड या कैपिटल एम्प्लॉयड स्पेशली इसके अंदर जब आपको गुडविल लेना पड़ेगा तो बोलेगा कि गुडविल का वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, 3 साल का परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, तो अपने को पूरा गुडविल सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, उसका आंसर लेना पड़ेगा और अपने को बैलेंस शीट में दिखाना पड़ता है। तो उस केस में ऐसा शेयर्स में आएगा, सब आएगा, मैं करवाऊंगा, टेंशन मत, भरोसा है तो करवाऊंगा। ठीक है, अब आ जाते इधर। अपने को ईयर कौन से ईयर दिए, 2010 का दिया है, मतलब 2009-10, फिर 10-11, 11-12 और 5 साल का दिया रहेगा ना, 12-13, 13-14 हो गए ना 5 साल। अब जो क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बोलते जाओ कितना है पहला 1,80,000, फिर 3,38,000, फिर 64,000, फिर 2,60,000, फिर 4,20,000। सर जी ये जो प्रॉफिट है ये आफ्टर टैक्स है, मतलब इसमें से टैक्स माइनस हुआ रहेगा। नॉर्मली मेरा जो प्रॉफिट होता है वो 100% होता है, अगर मैं उसमें से टैक्स माइनस कर दूं तो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिलता है। हाँ जी, ये आफ्टर टैक्स है, मतलब इसमें से प्रॉफिट कम हुआ है तो उतना परसेंट कम हुआ रहेगा ना। जैसे पहले वाले में दिया है 40% कम हुआ है, तो ये कितना परसेंट अमाउंट है 60%। 100 में 40 का तो कितना बचेगा 60, मतलब ये 1,80,000 कितना परसेंट है 60% है। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 1,80,000 60% है तो 40% कितना, 40 निकालना है तो क्या मिलेगा टैक्स। लेकिन अगर 100% निकालोगे तो मुझे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि ये बिफोर टैक्स था, टैक्स माइनस किया तो आफ्टर टैक्स आएगा ना। और बिफोर टैक्स का परसेंटेज क्या है 100 में टैक्स माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स आएगा। समझा जानवी मैंने क्या बोला, मैंने कहा जो भी ये अमाउंट आई आफ्टर टैक्स है तो इसमें से टैक्स माइनस हुआ है, इधर 40 हुआ है तो 40, इधर 30 हुआ, जितना माइनस किया रहेगा आपने। तो बेसिकली बात यह है कि नेट प्रॉफिट 100% रहेगा, उसमें तुम टैक्स भरोगे तो जो बचा वो आपका प्रॉफिट है।
मतलब 100 में से कितना परसेंट गया टैक्स वो निकाल दो, जो बच गया वो आफ्टर टैक्स है, मतलब वो उसका परसेंटेज है। जैसे इस केस में कितना परसेंट है 60, भाई मेरे को बिफोर टैक्स चाहिए 100% बता दो डायरेक्ट, तो अपन क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। इन शॉर्ट जो भी तुमको दिया है यहां पे 180 इंटू 100 डिवाइड बाय जो बैलेंस बच गया टैक्स का वो। समझा प्रशांत मैंने क्या बोला? तो इस केस में हमको अब ये तो दिया था, मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा अभी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे? हाँ जी बोल। प्लस, हाँ ये तुमने गलत बात कर दिया बेटा। अगर तू 1,80,000 प्लस 40% कर रहा है तो गलत कर रहा है, सच्ची हूं गलत कर रहा है। आप तो बोले 40 कम कर दिया, तो मैं बोलूंगा ये 100% अमाउंट अगर होता तो चलता, ये मेरा 100% अमाउंट नहीं है, ये 1,80,000 is my 60% amount and if I want to add 40% the calculation would be 1,80,000 into 40 not by 100 divided by 60 ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। समझ में आया? कभी कभी होता है इस उम्र में, इट्स नॉर्मल बेटा। ठीक है जी, स्टार्ट करेंगे। तो अब इधर 1,80,000 60% है, तो क्या करोगे? कैलकुलेटर नाम का प्राणी लोगे, 1,80,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 60। तो डिवाइड बाय 60 क्यों किया? 40% कटा ना पहले में, तो ये कितना अमाउंट है 60 है, तो कैलकुलेटर लो 1,80,000 कैलकुलेटर पे लिखो इंटू 100 डिवाइड बाय 60, 3 लाख। समझी गई हो? अब इसका तुम 40% निकालो 1,20,000 आएगा, आंसर 1,80,000 आ जाएगा। इसका तुम 40% निकालोगे तो 1,20,000 आएगा, तो 3 लाख में 1,20,000 माइनस देगा तो कितना आंसर आया? 1,80,000 आया ना। लॉजिक समझा अभी? सेकंड वाले में कितना परसेंट टैक्स है भाई? 35, तो 100 में से 35 गया तो बचा कितना आपके पास? 65%। तो ये कितना परसेंट है? 65, तो 3,38,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 65, 5,20,000। क्या बात है। इधर भी सेम प्रोसेस कंटिन्यू करो। कितना टैक्स माइनस किया है? 35, लास्ट वाले में खाली 30 है, मतलब 65 और इधर कितना लेने का है? 70। इधर 5,60,000। क्या बात है, जानवी स्मार्ट हो गए यार। नेक्स्ट यहां पे 2,60,000 का 4 लाख। अब लास्ट वाले में 70 लेना है, 70 मतलब 7, तो 7 लाख शायद 6 लाख, हाँ 7 6 है ना, सही है, मिल गया भाई साहब। इसका कोई काम नहीं। अब अपना प्रॉब्लम यहां से चालू होता है, जैसे पिछले समय ही दिया था, फिर एडजस्टमेंट पर्टिकुलर ईयर का सॉल्व करेंगे, एवरेज निकालेंगे और जो कर रहे थे वही सेम करेंगे। चलिए देखते हैं एडजस्टमेंट क्या दिया है। एडजस्टमेंट दिया है कि द प्रॉफिट फॉर 31 मार्च 2010 इंक्लूड 2010 का प्रॉफिट, 31 मार्च 2010 मतलब इधर क्या एडजस्टमेंट दिया है कि भाई 2010 का जो प्रॉफिट दिया है उसके अंदर क्या है? एक लॉस है ड्यू टू फायर ऑफ 30,000 एंड प्रॉफिट ऑफ 31 मार्च 2013 इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 40,000। अभी मैंने एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल के बाद, एबनॉर्मल मतलब ये अचानक आए हुए लोग हैं। अगर ये लोग नहीं रहते तो हमारा सीन ही कुछ और होता। तो 2010 के प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट है और 2013 के प्रॉफिट के ऊपर एडजस्टमेंट है। ये सिर्फ ये 2 जन का प्रॉफिट, इसके लिए इतना मगज मारे। क्या बोला? इसके प्रॉफिट में, इस साल के प्रॉफिट में हमको क्या हुआ? एबनॉर्मल लॉस हुआ 30,000 का, ऐसा ही बोला ना। इधर एबनॉर्मल लॉस हुआ, अगर ये नहीं होता तो मेरा प्रॉफिट 3 लाख रहता क्या? नहीं, ज्यादा रहता। तो हम क्या करते भैया? ऐड करते हैं एबनॉर्मल लॉस। कितना ऐड करते? 30,000। बुझे? पक्का। आगे बढ़ते भाई 2013 के प्रॉफिट में क्या एडजस्टमेंट दिया? ये जो प्रॉफिट है इसमें एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है 40 का, मतलब ये जो 4 लाख है बेवकूफ बना रहा है, इसके अंदर 40,000 एबनॉर्मल डाल के रखा है। तो हम क्या करेंगे? निकालेंगे। हमको बेवकूफ बना रहा है, एबनॉर्मल गेन डाल के निकाल। कितना निकालेंगे? 40,000। पकड़ लिए। और कोई एडजस्टमेंट दिया है? नहीं जी। किसी को अपॉइंट भी पॉइंट किया है क्या इसने? कोई का पॉइंट भी पॉइंट नहीं किया है, कोई एडजस्टमेंट नहीं, खत्म भैया। अब इसको ऐड करेंगे 3,30,000। ये बेचारे लोग तो बैठे वैसे काहे फाइन किए बोल रहे हैं हमको। 5,60,000 इधर 40 माइनस करेंगे 3,60,000 6 लाख।
आप इनको क्या करेंगे, पिलॉस 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 डिवाइड बाय 5 का है कि 5 साल का प्रॉफिट है, तो अपने को मिलेगा एफएमपी। बट ये एफएमपी कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाला, ये सब बिफोर टैक्स वाला ही है ना। चलिए टोटल डिवाइड बाय 5 कीजिए, कितना आ रहा बताइए जल्दी जल्दी, टोटल डिवाइड बाय 5, टोटल कितना आया 4,74,000। क्या बात है, 4,74,000। ये चीज मैं इधर ही लिख रहा हूं। हाँ बोलना बेटा, क्या डाउट है, हो गया क्लियर, नाम लेते ही क्लियर। तो मुझे मिला नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,74,000। अब कोई एडजस्टमेंट दिया है क्या इसके ऊपर, देखो जरा, कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट जो इससे रिलेटेड है क्या, नहीं, देयर इज नो एडजस्टमेंट। अभी खाली टैक्स माइनस करना है ना, तो इसमें माइनस टैक्स करूंगा मैं, जैसे पिछले सब में था ना एडजस्टमेंट, डायरेक्टर को अपॉइंट किया, इसको अपॉइंट किया, ऐसा इधर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर होता तो हम इस प्रॉफिट के अंदर उसे सॉल्व करते। समझ में आया। तो टैक्स कितना परसेंट बोला है देखो जरा, आगे दिया हुआ ना अपने को, नॉर्मल इनकम टैक्स इस साल कितना लेना है 30%, तो भाई इसका 30% निकाल दो, कितना आ रहा है 200। क्या बात है, माइनस कर देंगे तो अपने को आएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना 31,800। मिल गया 3,31,800 माइनस, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था ना इसके अंदर, चलो ठीक है माइनस कर दो। 50,200, 3 into 1,50,200, 50,000 डन। समझ में आया, सुपर प्रॉफिट क्लियर है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कैपिटलाइजेशन मेथड करते हैं, आज सुपर प्रॉफिट रहने देते, नेक्स्ट लेक्चर में अपन कैपिटलाइजेशन करेंगे। क्लियर हुआ पक्का। होपफुली आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।